सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके ईवीएस के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हर दिन कहती हूँ कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें शुरू होने से पहले, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ ही आकर के पढ़ें। और जब ग्रुप में आप पढ़ते हो तो वो जो भी चीज आप पढ़ते हो उसमें आप बोर नहीं होते हो और आपको मजा आता है पढ़ने में। तो इस तरीके से अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में, सर्किल में, जहां पर भी आपका ग्रुप बना हुआ जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां पर आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आलू के चिप्स। जब हम आलू के चिप्स बना लेते हैं, आलू के चिप्स काट करके उसको हम सुखा करके चिप्स बना लेते हैं, तो वो चिप्स लंबे समय तक चलते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेब का जैम बना लेते हैं तो जैम भी लंबा चलता है। जैसे आम का हमने अचार बना लिया तो आम का अचार हम कई साल तक खाते हैं, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ है कच्चे आम का अचार। तो ये सब क्या है? ये सब खाद्य संरक्षण के तरीके हैं, यानी कि फूड को क्या कर सकते हैं हम, प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो कच्चा आम का अचार, सेब का जैम और आलू चिप्स, ये तीनों ही क्या है? ये खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दूध से जो पनीर हम बनाते हैं, इसको हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते प्रिजर्व करके। 1 से 2 दिन या 3 दिन हो गया, इससे ज्यादा हम इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, नहीं तो पनीर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये जोड़ा ठीक नहीं है। दूध से पनीर का बनाना, ये बहुत लंबे समय तक इसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना। बाकी सब चीजों को हम इस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जोड़ा ठीक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो बच्चे गए सब्जी मंडी, वहां से उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी हैं। अब यहाँ पर बच्चों को उन सब्जियों को छांटना है जिसमें बीज होते हैं, जिसमें बीज हम साफ साफ देख सकते हैं उनको काटने के बाद। तो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए आलू में तो बीज नहीं होता है, टमाटर में होता है, नाशपाती में भी होता है, चीकू को भी आप काटोगे तो उसमें भी बीज दिखेगा, भिंडी को काटोगे तो भिंडी में भी बीज दिखेगा, करेलों को काटोगे तो आप करेले में भी देखोगे बीज है, खीरे को काटोगे आप तो खीरे में भी आपको बीज दिखेगा। लेकिन प्याज और आलू में आपको बीज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज और आलू को छोड़ करके, तो यहाँ पर देखिए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। आप देख सकते हो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। दोस्तों, जो कौवा होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी कोई और नहीं, क्या है? कौवा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्रों के घर होते हैं, उन घरों की जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों को, के फर्श को और दीवारों को, यानी कि फर्श को भी और दीवारों को भी गाय के गोबर से उसको क्या कर दिया जाता है? लेप लगा दिया जाता है। तो गाय के गोबर से क्यों लीपा जाता है? चाहे फर्श हो या फिर दीवारें हो, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, ये देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दोस्तों,
कीड़ों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो दूर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सीटेट एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। फिर है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। फिर है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और फिर है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखिए इसमें है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये सही है। और इसके बाद देखिए दिया हुआ वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 2 क्विंटल नहीं बल्कि 1 क्विंटल होगा तब सही होता, तो इसीलिए ये गलत है। और हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते, ये गलत है दोस्तों। और ये भी गलत है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, खिरड़ी नामक जो वृक्ष होता है, और इसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जल की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे ही पौधे सरवाइव कर पाते हैं, वहां पर वो पनप पाते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे पीते हैं, इस पानी को, ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 किसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या चित्रकूट में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला जो है ये आगरा में लगता है। और दोस्तों ये जो मेला ये हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगता है, ठीक है। और ये जो बटेश्वर पशु मेला है इसमें इसको देखने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं और देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं इस मेले को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आगरा दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बैसाखी का पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? दोस्तों जो बैसाखी का पर्व है ये मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। और इस पर्व में पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो सर्दियों की फसल को काट लेने के बाद नए साल की खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है पंजाब ये सही हो जाएगा, बैसाखी का पर्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, रमेश कुमार सोनी का संबंध किससे है? वन्य जीव संरक्षण से, बाघों के संरक्षण से, जल शोधन से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो रमेश कुमार है इनका संबंध तमिलनाडु से है, यानी कि ये तमिलनाडु के हैं। और इनका जो काम है दोस्तों ये मुख्य रूप से इनका संबंध किससे है? जल शोधन से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रमेश कुमार सोनी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका संबंध जल शोधन से है। दोस्तों इनके द्वारा तैयार किया गया रोल प्योर जल शोधक जल के ओवरहेड परिवहन के लिए समाधान प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जल शोधन यानी कि जल की सफाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और उसकी उपलब्धि। तो राजेश कुमार सौर ऊर्जा संचालित जुताई का यंत्र इन्होंने बनाया है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला यंत्र जो जुताई करता है खेतों की। फिर है सी मल्लेशम आंसू मेकिंग मशीन इन्होंने बनाई है, आंसू मेकिंग मशीन। फिर है डी एन वेंकट, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जल घड़ी, लेकिन दोस्तों जो डी वेंकट हैं इनका जो संबंध है आप देखते हो, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। तो नारियल के पेड़ों पर चढ़ने के लिए इन्होंने एक यंत्र बनाया और यंत्र की मदद से लोग आसानी से पेड़ों पर चढ़ पाते हैं। तो उस यंत्र का नाम दोस्तों है मल्टी ट्री क्लाइंबर, ठीक है। मल्टी ट्री क्लाइंबर सीट इन्होंने बनाई है ताकि आसानी से लंबे पेड़ों पर चढ़ा जा सके।
तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। बाकी वी जयप्रकाश बायो ईंधन निर्माण से संबंधित है ये, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि डी एन वेंकट जी ने क्या किया है, इन्होंने नारियल के पेड़ों पर चढ़ने के लिए आसान यंत्र बनाया है जो बहुत ही कारगर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं? प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों महासागरीय धाराएं समुद्र में निश्चित दिशा में गतिशील विशाल जल राशियां हैं और इन जलधाराओं की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पृथ्वी के परिभ्रमण की गति, यानी कि पृथ्वी आप सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर तो घूम ही रही है और वो खुद भी अपनी धुरी पर घूम रही है। इसके अलावा वायु दाब, वायु का जो दाब पड़ता है, और पवन जो हवा चलती है, तो ये सब समुद्री धाराएं जो है ये सब इनका समुद्री धाराओं के ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ता है। इसके अलावा वाष्पीकरण एवं वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है, घनत्व प्रवणता का भी प्रभाव पड़ता है, ताप के अंतर का भी प्रभाव पड़ता है, और महाद्वीपीय तटीय बांध जल धाराओं के दिशा निर्धारण का एक घटक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सभी विकल्प क्या है, सही हो जाएंगे। हवाओं के चलने से, पृथ्वी के घूर्णन से, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन से, ये सब समुद्री धाराओं के ठंडा और गर्म होने के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं, अगर एग्जाम में पूछता है तो ये सारे के सारे ही कारण हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? भारत में कब से वायुयान चलने शुरू हुए? तो 1910 से, 1911 से, 1912 से, या 1952 से? दोस्तों राइट आंसर है 1911 से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए हैं और यहाँ पर उनका स्थान दिया है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, ये भी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है दोस्तों, ये भी सही है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में दिया दोस्तों, ये चेन्नई में नहीं है, ये हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है और यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारत का स्थान था वो तीसरा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा देश था भारत जिसके पास सबसे ज्यादा मेडल्स आए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एशियाई खेलों की शुरुआत कब की गई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत, जिसमें पूरे एशिया के जो खिलाड़ी होते हैं सभी खेलों के पार्टिसिपेट करते हैं, एशियाई खेलों की शुरुआत कब की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो एशियाई खेलों की शुरुआत दोस्तों 1951 में दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो प्रतीक है वो क्या है? चमकता हुआ सूर्य है। चमकता हुआ सूर्य है इसका प्रतीक एशियाई खेलों का। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये देखिए मध्य प्रदेश टेट में पूछा गया है, एमपी टेट में। तो तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ये देखिए एच टेट यानी कि हरियाणा टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की चोटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों, 8,848। और ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? नीस, बेसाल्ट, सिल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग ये दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है
और ये जो पठार है ये नीस चट्टानों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नीस, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? ललितपुर, झांसी, जालौन या फिर गोरखपुर। दोस्तों जो ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गोरखपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पर देखिए 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये था 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 73वां संविधान संशोधन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, पुणे महाराष्ट्र या फिर नागौर राजस्थान। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए या फिर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। आयु के उपयुक्त यानी कि जिस एज के बच्चे हों उसी के अनुसार जो उनका ईवीएस का पाठ्यक्रम हो वो होना चाहिए, ताकि उनको जो पढ़ाया जाए वो समझ में आए। और अनुकूल होना चाहिए यानी कि जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल भयभीत ना हो, डरे हुए ना रहें, ऐसा माहौल होना चाहिए। और स्कूल आधारित आकलन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, चौथा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। जब हम बच्चों को कहानियों और कविताओं के माध्यम से अवधारणाओं को समझाते हैं, खासकर पर्यावरण अध्ययन विषय में, तो स्थानीय स्तर पर भी जो उनकी बुद्धि होती है उसका विकास होता है, यानी कि उनको अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी तो होती ही है, साथ ही साथ वो विश्व स्तर पर यानी कि संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने यानी कि उनकी सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। और ये योग्यता बहुत जरूरी है, कल्पना करने की योग्यता, बच्चों की सोचने की योग्यता। जब वो सोचेंगे तभी वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी काम की कल्पना ही करते हैं और फिर उसको हम धरातल पर उतारते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक के निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास है, यानी कि इनमें से कोई एक है जो गलत है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने और पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है यानी कि जो बच्चों का ईवीएस का पाठ्यक्रम है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में बालकों को पाठ्य पुस्तकीय या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो जब बच्चों को हम वास्तविक घटनाओं के बारे में बताते हैं तो इससे उनके आलोचनात्मक चिंतन में यानी कि उनकी सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ती है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी जो दिया है ये
पर्यावरण अध्ययन के विषय में बताए गए हैं, ये बिल्कुल सही है, ये वांछनीय है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यहाँ पर यही गलत है, तो हमें गलत ही ढूंढना था इसमें। तो ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये पर्यावरण के विषय में सही नहीं कहा गया, क्योंकि वास्तविक अवलोकन के जगह पर यहाँ पर किताबी ज्ञान को महत्व दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन के विषय में सही नहीं कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई शिक्षक बच्चों को रेलवे टिकट दिखा रहा है तो वो टिकट दिखाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी मिले, और जब वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने पर क्या होगा, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने पर उनको आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसमें बच्चों के साथ हम किसी भी टॉपिक पर बच्चों के साथ विचार गोष्ठी करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और डिस्कशन करते हैं, या वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, और बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य भी देते हैं, और बच्चों के साथ मिल करके उसमें हम सहयोग भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। 2016 में ये देखिए पूछा गया है यूपी टेट में। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, या फिर आगमन विधि में। तो दोस्तों जो विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है इसमें कई प्रकार के पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल यानी कि पहले कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है, या एक नियम निकाला जाता है, इसको हम कह सकते हैं, या एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो बच्चों को अस्थायी मिलता है, क्योंकि हम उदाहरण से बच्चों को समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आगमन विधि, आगमन विधि में हम इसका प्रयोग करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर बच्चों को नियम बताते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, पहले हम नियम बताते हैं और फिर एग्जाम्पल बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2016 में ये आर टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? पाठ योजना, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य, या फिर कक्षा शिक्षण। तो पर्यावरण शिक्षा को आसान बनाने के लिए, ईवीएस को आसान बनाने के लिए हम कौन सा क्रियाकलाप करेंगे? तो यहाँ पर हम बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, या फरखास। तो आप सभी को पता है किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्रयोगशाला विधि में किसको महत्व दिया जाता है? प्रयोगशाला, प्रयोग जब हम कोई चीज करते हैं प्रयोगशाला में जाके, लेबोरेटरी में जा करके, तो इससे हम क्या सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि को सीखते हैं, यानी कि हम बार बार प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, और जो गलतियां होती है उनसे सीखते हैं। करके सीखने के सिद्धांत से तो करके ही सीखते हैं वहां पर हम प्रयोगशाला में, और हमारा अनुभव भी वहां पर काम आता है जो हमने पहले से सीखा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसको महत्व दिया जाता है? केवल सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये प्रयोगशाला विधि में सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत को सबसे ज्यादा। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहा करिए और आपके लिए हम रोज ढेर सारी वीडियोस लेकर के आएंगे। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पहुंचिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करिए और आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर होती रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आप हमारे चैनल से रेगुलर बने रहिए और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर के आए, अच्छी वीडियोस लेकर के आए, ताकि आपके शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। जब आप शिक्षक बनोगे तो समाज को एक नई दिशा दोगे, एक नई दिशा दोगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और आगे बढ़ेगा, हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इस तरीके से देश की तरक्की में हम भागीदार बनेंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारी वीडियोस को देखते रहिए और सारी वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ तैयारी आपकी बेहतर हो रही है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल से। जय हिंद।